तो लास्ट चैप्टर तक हमने ये पढ़ लिया दैट वांडा इज एक्चुअली नॉट इन स्कूल, शी हैज लेफ्ट इट, करेक्ट? वांडा का पूरा नाम क्या है? पेट्रोन्स्की। कौन सी सिटीजनशिप है उसकी? गुड, ठीक है। So while the class was circling the room, the monitor from the principal office, circling the room का मतलब इधर उधर घूम रहे हैं सारे लोग, ठीक है। जब मॉनिटर क्लास में नहीं होता तो क्या चल रहा होता है? मॉनिटर होता भी है तब भी वही चल रहा है। करेक्ट, जो क्लास में चल रहा होता है वही चल रहा है, मॉनिटर खुद भी घूम रहा होता है सबके साथ। while the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason, जो टीचर इनकी आर्ट वाली, a note. मिस मेसन रेड इट, उन्होंने पढ़ा उस नोट को, क्या लिखा है प्रिंसिपल ऑफिस से जो आया है, सेवरल टाइम्स, एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल, थोड़े टाइम के लिए वो सोचती रही उस नोट को पढ़ के। देन शी क्लैप्ड हर हैंड, उन्होंने ऐसे ताली बजाते हुए, अटेंशन दिया जाता है ना कि अब बस करो, थोड़ी देर चुप हो जाओ। क्लैप्ड हर हैंड्स, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। ये सेंटेंस समझाना नहीं है, अब अपनी सीट पे सब लोग वापस चले जाओ। When the shuffling of the feet had stopped, shuffling of feet का क्या मतलब है? सब इधर उधर घूम रहे हैं तो अचानक से दौड़ दौड़ के तो अपनी सीट पर पहुंचेंगे, तो पैरों की आवाज भी आएगी। जब सब अपनी सीट पर बैठ गए, कुल मिलाकर के ये लिखा हुआ है शफलिंग ऑफ फीट, यानी एक दूसरे में एडजस्ट होना बंद कर दिया लोगों ने। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, सब स्टिल मतलब स्टेडी, स्टेबल हो गया, अनक्वाइट मतलब शांत हो गया। मिस मेसन सेड, I have a letter from Vanda's father. मेरा पास एक लेटर है, वांडा के फादर ने मुझे लिखा है, that I want to read to you, जो मैं तुम लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense. और फिर उसके बाद वो 1 मिनट के लिए खड़ी हो गई और जो बच्चे थे वो साइलेंट के साथ साथ माहौल एकदम ऐसे संजीदगी का टेंस माहौल हो गया। एंड एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट का मतलब देवर एक्सपेक्टिंग समथिंग, इस लेटर में कुछ तो नया होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेंट इज समबडी हु इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली, इमेजिन करो, एंड डेलिबरेटली, जानबूझ करके, ये देखो प्रत्युष ने भी यही किया। ये टीचर ने अपने जो ग्लासेस हैं उनको, मान्या ये कर रही है, अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया धीरे से और जानबूझ कर किया, जस्ट टू गेट दैट प्रॉपर अटेंशन। मुश्किल होता है ना कि बच्चों को इतना अटेंशन मिले टीचर को। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उनका जो स्टाइल था उससे पता चल रहा था कि कुछ तो होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर, जो लेटर था ये वांडा के फादर का था, वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट, सब लोग ऐसे ध्यान से सुनने लगे, कान लगा लगा के। लिसन क्लोजली का मतलब और पास आ करके, कितना जल्दी सुनाई देगा। जैसे उन्होंने वो ब्रीफ नोट, क्या लिखा था? डियर टीचर, माय वांडा, मेरी बेटी, विल नॉट कम टू योर स्कूल, वो आपके स्कूल में अब नहीं आएगी, एनी मोर मतलब अब और नहीं आएगी। 1 मिनट, ज्यादा ही जूम हो गया। फिर उसके बाद था जेक ऑल्सो, जेक आई गेस वांडा का भाई है, जो हमें अभी तक स्टोरी में दिखा नहीं है कहीं भी, बट आई अज्यूम के ऐसा ही है। उन्होंने वो जेक के लिए भी बोला है कि वांडा भी नहीं आएगी एंड जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम बड़ी सिटी की तरफ जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलाक, पोलाक इज जैसे नीग्रोस को, मतलब जैसे अमेरिकन को निगास बोलते हैं लोग, दैट इज अ डेरोगेटरी वर्ड। वैसे ही मलयालम को ऐसे लोग मल्लूस बोलते हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं ना, वैसे पॉलिश लोगों को पोलाक बोल बोल के चिढ़ाते हैं। और होलर का मतलब तेजी से चिल्लाना चिल्लाना, तो बोले ये इस तरह का भी, ये भी नहीं अब करना होगा आप लोगों को। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और ना अब ये पूछेगा कोई कि क्यों इतना फनी नाम है तुम्हारा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन अ बिग सिटी, ये एक तरह का टॉन्ट है कि हम जहाँ नई सिटी में जा रहे हैं वहां पर बहुत सारे फनी नेम्स, यानी विल बी ट्रीटेड इक्वली। समझ गए लेटर में क्या लिखा है? ओके, जेन पेट्रोन्स्की। डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, जैसे ही लेटर पढ़ा गया एक डीप साइलेंस, बहुत तेज, मतलब डीप मतलब तो लास्ट लाइन जो थी, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, तो एक टाइप का मतलब टॉन्ट था, लाइक ही वाज ट्राइंग टू मॉक देम। नो, ही वाज ट्राइंग टू शो देम देयर एंगर। ठीक है, जैसे क्लास में कोई बहुत ज्यादा टीज करे और कोई आके ये कह दे कि अब मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ,
और जिस क्लास में मैं जा रहा हूँ वहां पर बहुत सारे लोगों के नेम्स फनी होंगे। तो ऐसे फनी नेम अगर किसी को बोलेंगे तो फिर अजीब लगेगा ना। ही इज सेइंग जस्ट ही इज कन्वेइंग द मैसेज के जो फनी नेम्स आपको लगते हैं, जिस सिटी में हम जा रहे हैं दैट सिटी इज हैविंग अ प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स, करेक्ट। उन लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता इन चीजों से जितना आपको हम डिफरेंट लगते हैं उतना उन्हें नहीं लगेंगे, बिकॉज शी वाज अ पॉलिश गर्ल इन एन अमेरिकन स्कूल। और अमेरिकन तो जाने ही जाते हैं बुली करने के लिए, ठीक है। अमेरिकन खुद कितने भी अच्छे होंगे बट उनके बच्चों को एक तरह का कुछ वाइट्स को एक तरह का एक वो होता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनको, कि सारे लोग हमारी कंट्री आते हैं, हम बेस्ट हैं, समझ गए। उस तरह की सिचुएशन हमेशा ये कॉलेज में अगर यूजी वगैरह में यू विल गो then you will face these situations. It's pretty normal over there. Okay, but at the same time they are pretty open also. इतना लंबे टाइम तक जज नहीं करेंगे. If you gel up they will be nice to you. Okay, so a deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses. उन्होंने फिर चश्मा उतार दिया अपना, blew on them, और फिर वो ऐसे फूकने लगी दोनों ग्लासेस में बारी बारी से, and wiped them on her soft white handkerchief. समझ ही गए होगे क्या कर रही हैं, चश्मा उतारा और व्हाइट हैंकरचीफ से लेकर के दोनों ग्लासेस को जैसे साफ किया जाता है वैसे करने लगी। Then she put them on again. फिर उन्होंने दोबारा उसको पहन लिया and looked at the class. और फिर उन्होंने क्लास की तरफ देखा। When she spoke, her voice were very low. और अब जो वो बोल रही थी उनकी जो आवाज थी वो बहुत लो थी। क्या बोला उन्होंने? I'm sure that none of the boys and the girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone feeling. ठीक है, तो बोला कि मुझे ऐसा भरोसा है कि जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हैं वो पर्पसली यानी जानबूझ करके पर्पसली मतलब किसी एम को लेकर, और डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके मकसद नहीं होगा उनका, और ना ही उन्होंने जानबूझ करके किसी को हर्ट किया होगा, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग अनफेमिलियर वन। बस बिकॉज के किसी का नाम जो है वो लंबा है और आपका जो नेमिंग सिस्टम है उससे अनफेमिलियर है, आपको अजीब लगता है, दैट डज नॉट पर्पसली एंड डेलिबरेटली यू वुड नॉट हैव हर्ट। ऐसा फेथ उन्होंने बच्चों में दिखाया उनको समझाने के लिए। आफ्टर दैट उन्होंने बोला आई प्रेफर I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मैं ऐसा सोचना चाहूंगी कि अगर किसी ने ऐसा कुछ बोला भी है, नेम को फनी बोला है, तो वो थॉटलेसनेस जानबूझ करके नहीं, ऐसे अनजाने में बिना सोचे समझे बोल दिया है, ठीक है। यानी जानबूझ करके बुली नहीं किया क्योंकि वो गलत होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो उन्होंने वो बोला कि मैं ये सोचना चाहूंगी कि जिसने भी किया है उसने जानबूझकर नहीं किया, बुरे इरादे से नहीं किया और ज्यादा सोच समझकर नहीं किया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे पता है कि तुम सब वैसे ही सोचते हो जैसे मैं सोचती हूँ। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग हैव हैपेंड। ये जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट यानी बहुत गलत, और अनफॉर्चुनेट मतलब यहाँ गलत ही है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, एक तो ये गलत है और दूसरा सैड यानी दुखी, यानी वी शुड बी सैड अबाउट इट, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग इसके बारे में सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कोई बच्चा हमारे स्कूल से ही चला गया। The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lesson. पहला जो पीरियड था वो पढ़ने के लिए था। Maddie was trying कि वो पढ़ सके, but she could not put her mind on her work. लेकिन उसका जो दिमाग है वो उसके काम में नहीं लग रहा था। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. जब हम कोई गलत काम करते हैं तो ऐसे पेट में अजीब सा लगने लगता है ना, वही हो रहा है। तो she was having a very bad feeling, एक sick feeling. उसके पेट में ऐसा अजीब सा लग रहा था। She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. उसको याद आया कि वो enjoy नहीं करती थी। had not enjoyed का मतलब कि वो जब भी past में वो होता था वो कभी भी उसने उस चीज को enjoy नहीं किया। जब वो Peggy वांडा से पूछ रही होती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं उसकी क्लोजेट में, she had not enjoyed, कभी उसने enjoy नहीं किया। but she had said nothing, but उसने कभी कुछ कहा भी नहीं। ये देखो ये पूरा परफेक्ट में है, तो दिस इज प्रॉपर यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट में कोई स्टोरी बहुत ऐसे सुना रहे होते हैं तो मतलब यहाँ पे नॉर्मली सेट भी हो सकता था,
तब भी स्टोरी होता, बट सेम इम्पैक्ट नहीं होता. He had stood there silently. वो हमेशा वहां पर शांति से खड़े रहती थी जब पेगी उसको पूछती थी. एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन. और वो भी उतना ही बुरा था जितना बुरा पेगी कर रही, जितना बुरा पेगी ने किया. पास्ट में पेगी ने कोई काम किया तो दिस इज पास्ट परफेक्ट. तो वो बोली, उसने मन में सोचा कि ऑल्दो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जब भी कभी उसने उसको टीज किया, बट देन मैं भी इक्वली उस चीज के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, बिकॉज वो उतना ही बुरा था जितना बुरा पैगी ने किया. बिकॉज मैंने कुछ नहीं बोला, इन अ वे आई सपोर्टेड हर इन दिस वर्स, और उससे भी बुरा मैंने किया शायद कि मैं चुप रही. शी वॉज अ कावर्ड. वो बहुत ही डरपोक लड़की थी मैडी. At least Peggy hadn't considered they were being mean. कम से कम पैगी को तो ये लग ही नहीं रहा था कि वो मीन हो रहे हैं. But she, Maddie, had thought they were doing wrong. लेकिन मैडी के दिमाग में ये बात आई थी कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं. क्योंकि पैगी को उसने ये सोचा कि पैगी को तो पता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं. वो जस्ट उसको तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम तो नॉर्मली टीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत मैंने नहीं किया, क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए बहुत स्वीट थी. तो पैगी को तो पता ही नहीं कि वो गलत कर रही है, बट मैडी को लगा कि मेरे तो दिमाग में ये थॉट आया था कि हम गलत कर रहे हैं, अभी मैंने उसे नहीं रोका तो मैं ज्यादा गलत हूँ. शी कुड herself in the Wanda shoes. वो वांडा की जगह अपने आप को फील कर पा रही थी कि कितना बुरा हुआ उसके साथ. Goodness, wasn't there anything she could do? फिर उसने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकती थी. If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feeling. शायद वो वांडा को ये बता सकती कि उसका कभी भी पर्पस नहीं था उसकी फीलिंग्स को. रिग्रेट हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे रिग्रेट होगा ना. रिग्रेट. इफ ओनली शी कुड टेल, शी इज रिग्रेटिंग कि वो वांडा को शायद ये बता सकती कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी. शी टर्न्ड अराउंड. इतना ही सोच के वो पीछे मुड़ी पेगी की तरफ उसने देखा. एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पेगी. और पेगी को उसने देखा, बट पेगी डिड नॉट लुक अप. बट पेगी ने ऊपर नहीं देखा. लुक अप का मतलब ऊपर देखना, ठीक है. शी सीम्ड टू बी स्टडीइंग हार्ड. ऐसा लग रहा था जैसे पेगी सीम्ड मतलब लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पढ़ रही है, ठीक है. वेल, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. उसको लगा चाहे पैगी को बुरा लगे या ना लगे, मुझे कुछ तो करना ही होगा. She had to find Wanda Petronsky. मुझे पता करना है कि वांडा किधर है. Maybe she had not yet moved away. क्या पता वो अभी तक नहीं गई हो यहाँ से. Maybe Peggy would climb. शायद मैं बॉगन हाइट्स तक जाऊंगी पेगी के साथ. एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. और फिर वहां जाकर के हम वांडा को बताएंगे कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. तो सोचा हम उसे ये भी बताएंगे कि हमें लगता है कि स्मार्ट है वांडा, और जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई है दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. फिर इसके बाद क्या होता है, वील जस्ट सी. After that, when the school dismissed in afternoon, Peggy said, Peggy जब स्कूल दोपहर में बंद हो गया तो Peggy ने बोला with a pretended casualness. ऐसा लगा एक्टिंग करके थोड़ा सा प्रिटेंस था उसकी बात में, बहुत तो कैजुअल लग रही थी, although she was equally hurt. Hey, let's go and see if that kid has left the town or not. तो चल के देखते हैं क्या उसने टाउन छोड़ दिया है वांडा ने. So Peggy had the same idea. तो ये था कि पेगी ने के पास भी सेम आइडिया था. लुक, इसमें फर्स्ट हैड इज द हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज द हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस हैड इज द मेन वर्ब. सेंटेंस में दो हैड भी लग सकते हैं, समझ गए. नॉट रॉन्ग. तो पेगी हैड द सेम आइडिया, यानी पेगी को भी सेम आइडिया आ रहा था. मैडी ग्लोड. और इतना सुन के मैडी के चेहरे पे चमक आ गई. अरे यार, इसको भी इक्वली बुरा लग रहा है. नाउ दे विल गो. पेगी वाज रियली ऑल राइट. ठीक है. लेकिन पेगी ऑल राइट का मतलब ये है पेगी सच में सही लड़की थी. ऐसा नहीं है कि उसको एकदम बुरा ही नहीं लगा तो शी वाज ब्रूट और समथिंग लाइक दैट. उसको भी लग रहा था. एंड देन शी वाज अ ओके गर्ल. The two girls hurried out of the building up the street towards बॉगन हाइट्स. फिर वो बच्चे जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकले और जल्दी जल्दी बॉगन हाइट्स की स्ट्रीट जो कि ऊपर की तरफ थी वहां गए. The part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon.
ये उस तरह ये टाउन का वो पार्ट था जिसकी जो एयर थी वो फॉरबिडिंग एयर मतलब एकदम ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल। फॉरबिडिंग एयर का मतलब यहाँ पर होगा कि उतनी फ्रेश एयर उस एरिया में नहीं थी, समझ गए? थोड़ा कंजेस्टेड। फॉरबिडिंग एयर का मतलब ऐसी हवा जो आप पसंद नहीं करेंगे, और वो भी नवंबर आफ्टरनून के सीजन में। थोड़ी हल्की ड्रिजली, ड्रिजली का मतलब है कि हल्की बूंदाबांदी वाली फील, जिसमें ड्रिजल का मतलब वाटर, सो ह्यूमिडिटी काइंड ऑफ। डैम्प मतलब नमी, और डिस्मल मतलब थोड़ा डार्क सा प्लेस लग रहा था। बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऐसे एरिया को जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा ना तो सराउंडिंग्स है ना ही बहुत ज्यादा एरिया अच्छा वो रहने के लिए है, ठीक है। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली। उसके बाद पेगी ने थोड़े से ग्रफली का मतलब रूड वे में बोला, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। कम से कम मैंने उसे कभी फॉरेनर नहीं बोला, और मैंने उसके नाम का भी कभी मजाक नहीं उड़ाया, बिकॉज द लेटर वॉज अबाउट द नेम ना। बोला एटलीस्ट मैंने कभी उसके नाम का मजाक तो नहीं उड़ाया ना मैंने। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। और मुझे तो ऐसा लगता था कि उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि उसको ये पता चल जाएगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट शी वॉज टू डम। लेकिन बोला मुझे लगता था कि वो बहुत ज्यादा डम है। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और आप देखो कितना बढ़िया ड्रॉ करती है वो तो। शी वॉज इन अ वे appraising her. Maddie could say nothing. Maddie कुछ नहीं बोली. All she hoped was that they would find Wanda. उसने बस इतना लगा कि बस इतना हो कि वांडा अभी गई ना हो. He wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. Picking on somebody मतलब किसी को tease करना. तो वो वांडा को ये बताना चाहती थी कि वो सॉरी फील कर रही है कि उन्होंने उसे मजाक बनाया उसका। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज। और वो ये भी बताना चाहती थी कि पूरे स्कूल को कैसा लगता है कि वो कितनी ज्यादा वंडरफुल है। एंड प्लीज नॉट मूव अवे, और प्लीज कहीं दूर नहीं जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और अभी सब लोग तुम्हारे साथ नाइस बिहेव करेंगे। टू गर्ल्स हरीड ऑन। वो और जल्दी जल्दी गए। They hope to get on the top of the hill before dark because they wanted to go on that. I mean hill वाले बोगन heights पर है, तो ताकि शाम होने से पहले वो वहां पहुंच जाएं। I think that's where the Petronskis live. फिर वो घर के बाहर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो रहते हैं, ऐसा मैडी ने बोला। Pointing to the little white house, एक छोटे व्हाइट कलर के घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प का मतलब वैसे तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे कलेक्शन होते हैं, तो ऐसे रास्ते में ऐसे छोटे छोटे झाड़ वाड़ पड़ी रहती है ना, तो विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, यानी जो घास होती है उसके छोटे छोटे कलेक्शन, छोटे छोटे टुकड़े, इधर इधर पे एक ढेर उधर पे एक ढेर, स्टक अप देयर, वहां पर रखा हुआ था, यहाँ पे वहां पर पड़ा हुआ था। एंड स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक इन किटन। वो जो पूरा पाथवे था, जो रास्ता था उस घर का, उसके आसपास थोड़ी बहुत झाड़ फूस जगह जगह पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किटन्स जगह जगह पर रखी हुई हैं, ठीक है। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड। स्पार्स का मतलब जहां पर कोई रहता नहीं है, ऐसी लोकेशन। वो जो घर और जो छोटा सा बाहर का यार्ड था वो स्पार्स था, यानी वो सुनसान था। इट लुक्ड शैबी। शैबी का मतलब पुराना, बट क्लीन। पुराना लग रहा था लेकिन क्लीन लग रहा था। दिस इज टफ, सो आई एम टेलिंग यू अगेन कि जब वो घर के पास पहुंच जाते हैं तो विस्प का मतलब होता है झाड़ फूस। तो जो पूरा रास्ता होता है ना, वहां पर हल्की हल्की छोटी छोटी जगहों पर झाड़ियां ऐसी पड़ी हुई थी, जैसे ऐसा ये रास्ता है ना, तो ऐसे ऐसे ये ढेर लगे हुए हैं। तो उनको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि लोकेशन छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी बिल्डिंगां बैठी हुई हैं। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway. पूरे रास्ते पर here and there, कहीं इधर घास कहीं उधर घास, समझ गए ना, उबड़ खाबड़ टाइप का रास्ता था। और ऐसा देख करके ऐसा लग रहा था जैसे थिन किटन्स वहां पर बैठी हुई हैं। हाउस जैसे एंड वो पुराने जो रोड होते हैं उनके हाँ बीच में हाँ, से कभी कभी घास निकल जाती। वैसा ही एग्जैक्टली। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड। स्पार्स का मतलब जहाँ पर कोई ना रहता हो। तो जो घर और उसका जो बाहर का यार्ड था वो खाली था। इट लुक्ड शैबी, ये पुराना लग रहा था लेकिन क्लीन लग रहा था, ठीक है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस। और उसको देख करके मैडी को वांडा की ड्रेस की याद आ गई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वही ड्रेस जो वो रोज पहनकर आती थी, जो कि फेडेड ब्लू कलर की थी, कॉटन की थी, पर एट द सेम टाइम पुरानी और क्लीन भी थी, समझ गए। कोई घिसा हुआ कपड़ा
जो कि रोज पहनते हो आप लेकिन साफ हो, तो shabby but clean उसको बोलते हैं. There was not a sign of a life about the house. About का मतलब आसपास, ठीक है. तो घर के आसपास लाइफ का कोई साइन भी नहीं था. Peggy knocked firmly on the door. Peggy ने डोर पर ऐसे अच्छे से नॉक करा, but there was no answer. लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया. She and Maddie went around the backyard and knocked there. उन्होंने बैकयार्ड की तरफ से भी नॉक किया, वहां भी कोई नहीं था. So basically she is gone. So there was no doubt about it. The patrons keys were gone. ठीक है, तो वो जा चुके थे. How could they ever make amends? Amends का मतलब सुधार. अब सुधार कैसे करेंगे अपनी गलती का वो, क्योंकि अब तो वो जा चुके हैं. समझ गए? तो they turned slowly and made their way back down the hill. फिर इतना करके वो वापस नीचे मेन स्ट्रीट पर आ गए. Well anyway said Peggy. फिर पेगी ने बोला she is gone now. अब तो वो चली गई है. So what can we do? अब हम क्या ही कर सकते हैं. Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. और ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं हर रोज उसे ड्रेसेस के लिए पूछती थी, शायद उसको तभी ड्राइंग्स के लिए आइडिया आता था. She might not even have won the contest otherwise. अगर मैं ऐसे पूछती नहीं थी उससे, तो क्या पता कि वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती. समझ गए? तो पेगी अभी जस्टिफाई कर रही है कि एक तो उसने उसका नाम लिया कर, नाम का मजाक नहीं उड़ाया, तो इतनी रूड नहीं थी वो. दूसरा, उसको ये लगता था कि वो डम थी. मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि उसको मेरा मजाक समझ में भी आएगा. और अब वो ये बोल रही है कि अगर मैं उसे नहीं चिढ़ाती थी तो उसको ड्रेसेस का आइडिया नहीं आता, तो इतनी सारी अच्छी ड्रेसेस वो नहीं ड्रॉ करती शायद. Maddie turned this idea carefully over in her head. For if there were anything in it, she would not have feel so badly. लेकिन मैडी ने इस आइडिया को बिल्कुल भी ओवर हर हेड का मतलब ऊपर से उसने सर के ऊपर से निकाल दिया. क्योंकि अगर ऐसा सच में होता, और if there were anything in it, she would not have felt so badly. क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो उसको इतना बुरा नहीं लग रहा होता. तो मैडी ने पैगी की इस बात पर ध्यान नहीं दिया. उसको लगा ये गलत बोल रही है. तो बहुत ही केयरफुली उसने अपने दिमाग आइडिया को अपने सर के ऊपर से जाने दिया कि हटाओ, पता नहीं ये अभी भी नहीं समझ रही है. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. ठीक है, लेकिन उस रात को वो सो भी नहीं सकी. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस. फिर वो वांडा के बारे में सोचती रही और उसके फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही. एंड द लिटिल हाउस she had lived in, और वो छोटा सा घर जिसमें वो रहती थी उसके बारे में वो सोचती रही. And she thought of glowing picture those 100 dresses made. और उसके बाद फिर उसके दिमाग में वो पिक्चर्स आने लगे ड्रेसेस के जो उसने बनाए थे. All lined up in the classroom, जो कि क्लासरूम में ऐसे लाइन से लगे हुए थे. At last Maddie sat up in the bed. और ऐसा सोच के फिर मैडी सो नहीं पाई तो बेड में बैठ गई. And pressed her forehead tight. और उसने सर जोर से पकड़ लिया hands and really thought, और सच में और तेज सोचने लगी. This was the hardest thinking she had ever done. पहली बार मैडी ने इतना सोचा. After a long time she reached an important conclusion. इतना सोचने के बाद उसने important conclusion पर पहुंची. क्या? She was never going to stand by and say nothing again. वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी. Stand by का मतलब कि वो बस खड़ी रहे और कुछ ना कहे. If she ever heard anybody picking on someone, अगर वो कभी भी सुनेगी कि कोई किसी के ऊपर किसी का मजाक उड़ा रहा है, because they were funny looking or because they had a strange name, just because कि किसी का funny name है या कोई funny दिखता है, इस वजह से अगर कभी भी कोई किसी का मजाक उड़ाएगा, तो what she would do, she would stand up, she would speak up, वो उस चीज के खिलाफ बोलेगी. Even if it meant losing Peggy's friendship, फिर उसके लिए चाहे उसे पेगी की दोस्ती तोड़नी ही क्यों ना पड़े, but she would do the right thing from now on. ऐसा उसने डिसीजन लिया. She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. वांडा के साथ जो हो गया वो तो अब उसे सही नहीं कर सकती है कि नहीं, but आगे से वो कभी भी किसी और को उतना अनहैप्पी नहीं करेगी जितना उसने वांडा को किया. क्लियर है अभी तक सबको? Yes, ma'am. Okay. On Saturday, Maddie spent afternoon with Peggy.
they were writing a letter to Wanda Petronsky. सैटरडे के दिन मैडी और पेगी साथ में दोपहर में बैठ गए और वो सिंस वांडा चली गई है तो वांडा को एक लेटर लिखने लगे. इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर. उन्होंने वो फ्रेंड के एज अ फ्रेंड वो लेटर लिखा और टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन. इस तरह से उन्होंने बताया कि कॉन्टेस्ट हुआ, तुम जीत गई हो. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी. दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग. अभी वो फिर उन्होंने पूछा कि जहां पर वो अभी रह रही है क्या उसे वो जगह पसंद आ रही है, नए टीचर क्या उसको अच्छे लग रहे हैं. They had meant to say they were sorry. वो कहना तो चाहते थे कि वो सॉरी है, इसीलिए लेटर लिखा था उन्होंने. But it ended up with just writing as a friendly letter. But जब लिखते लिखते उन्होंने सॉरी नहीं लिखा, बस एक फ्रेंडली लेटर ही लिखा हो. The kind they would have written to any good friend. और उन्होंने उस तरह से लेटर लिखा जैसे वो अपने किसी एक अच्छे फ्रेंड को लिखते. And they signed it with a lot of exes for love. और फिर नीचे उन्होंने बहुत सारे ऐसे इमोजीज बनाए. They mailed the letter to the Bogan Heights. फिर उन्होंने वो लेटर बॉगन हाइट्स को पोस्ट कर दिया. Writing please forward on the envelope. और उस एनवेलप पे उन्होंने लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, क्योंकि उन्हें नए घर का एड्रेस नहीं पता था. बॉगन हाइट्स के एड्रेस पर ही पोस्ट कर दिया लेटर और उसमें लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड. ठीक है. Days passed and there was no answer. बहुत दिन निकल गए, कोई जवाब नहीं आया. But the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. जब जवाब नहीं आया so they were thinking कि perhaps वो इतना ज्यादा hurt हो गई है that she does not want to reply. ठीक है. Weeks went by. ठीक है. फिर क्या हुआ, हफ्ते गुजर गए, अभी भी लेटर का रिप्लाई नहीं आया. But so maybe yeah. Weeks went by, but still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business. धीरे धीरे Peggy ये सारी चीजें भूल गई. And Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of the girls who were trying to tease with her. और धीरे धीरे Maddie को भी सोना नींद आने लगी और फिर सपने भी आने लगे उसको कि किस तरह से वो वांडा को डिफेंड कर रही है जब बहुत सारे लोग उसको टीज करने की कोशिश कर रहे हैं. How many dresses you have got, and before the Wanda could press her lips together in the tight line. और इसके पहले की जब वो क्वेश्चन पूछते तो इसके पहले की वांडा जिस तरह से वो पहले करती थी ना, जवाब दे करके फिर she used to press tight her lips. उतना ही बोलती थी कि I have got 100 और फिर ऐसे शोल्डर्स को ऐसे घुमा करके और लिप्स को टाइट पैक करके जाती थी ना. वही उसको आ रहा है सपना कि इसके पहले की वांडा प्रेस करती अपने लिप्स को चुप रहने के लिए. द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट. तो बीच में मैडी चिल्लाएगी स्टॉप, देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम्ड एंड द वे शी यूज्ड टू फील. फिर ऐसा जब मैडी ने बोला तो सब लोग अशेम्ड फील करने लगे. ठीक है. तो इस तरह से वो उसने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया सिचुएशन के साथ. तो मैडी और पेगी दोनों ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं. नाउ इट वाज क्रिसमस का टाइम था and there was snow on the ground. Christmas bells and small tree decorated the classroom. फिर ग्राउंड पर स्नो था और क्लासरूम के अंदर एक क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था. लोगों ने ढेर सारे क्रिसमस बेल्स लगाए हुए थे, यानी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे स्कूल में. On the last day of the school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. और जब लास्ट डे था स्कूल का, उस दिन टीचर ने एक लेटर दिखाया बच्चों को जो उनके पास आया था. And that letter was from Wanda. ठीक है. टीचर क्या बोली, यू रिमेम्बर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट who won the drawing contest. तुम लोगों को याद है वांडा पेट्रोन्स्की जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, गिफ्टेड थी, उसने कॉन्टेस्ट जीता था. Well, she has written me. उसने मुझे लिखा है. And I am glad to know where she lives. और अब मुझे जानकर अच्छा लग रहा है कि वो कहाँ रहती है. Because now I can send her medal. क्योंकि अब मैं उसे उसका मेडल प्राइज भेज सकती हूँ. I want to read her letter to you. मैं उसका लेटर तुम्हें पढ़कर बताती हूँ. क्लास खड़ी हो गई, सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली. और वो ध्यान से सुनने लगे. स्टैंड अप पढ़ लिया मैंने सेटअप को. पूरी क्लास बैठ गई और सडन इंटरेस्ट के साथ में दे लिसनड इंटेंटली और वो ध्यान से सुनने लगे. डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और रूम 13 के लोग कैसे हैं. प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस.
गर्ल्स को बोलिए कि वो 100 ड्रेसेस को रख सकते हैं, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 और नई ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और वो सारी मेरे क्लोजेट में लाइन से टंगी हुई हैं. I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress and with red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. फिर उसने बता दिया कि जो ड्राइंग्स थी उसमें से कौन कौन सी ड्रेस वो पेगी और मैडी को देना चाहेगी. तो पेगी को उसने दे दिया ग्रीन कलर का ड्रेस, उसमें रेड कलर की डिजाइन थी, एंड देन मैडी को उसने दिया ब्लू ड्रेस क्रिसमस के गिफ्ट की तरह. आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. मुझे स्कूल की याद आती है और मेरे नए टीचर आपके जैसे नहीं है. मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. फिर उसने क्रिसमस को विश किया सबको. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. फिर जब वापस घर जाने लगे वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद, मैडी और पेगी उन्होंने ड्राइंग्स को बहुत केयरफुली तरीके से पकड़ रखा था. ऑल द हाउसेस हैड wreaths and the holly in the windows. एक मिनट. wreaths का मतलब जरा चेक करना. आई थिंक ये क्रिसमस के लिए है. all the houses had wreaths. या तो वो वही होता है ना, wreaths का मतलब वो जो ऐसे ऐसे क्रिसमस के टाइम पर डेकोरेशन नहीं करते हैं घर के बाहर, उसी के लिए यूज होते हैं फ्लावर्स. मैम वो स्फीयर. अरे वो जो अभी कभी वो देखा है लाइक रिंग मैम, garland. डोनट टाइप सा होता जब है. कोई मर जाता है वो क्रिसमस लोगों के मतलब क्रिश्चियंस में, तो उसके पीछे भी वो ऐसे फ्लावर के ऐसे बड़े बड़े रिंग्स रखे होते हैं, देखा है कभी? सेम. समझ गया मैम, वो फ्लावर्स का जो डोनट टाइप. हाँ, वो सर्कल बनता है, उसके लिए यूज होता है. कुल मिलाकर के हमारे रेफरेंस में ये क्रिसमस डेकोरेशन के लिए यूज हो रहा है. कहाँ पर थे हम? कौन सी लाइन है? आई थिंक तुम आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर वाली लाइन. On the way home from the school, Maggie and Paddy held their drawings very carefully. जब वो मैडी और पैगी स्कूल से आए तो उन्होंने बहुत केयरफुली अपने हाथ में वो जो ड्राइंग्स बैंडा ने उन्हें गिफ्ट किया था वो ले रखा था. सारे जो घर थे दे हैड रीथ्स, वो उसमें ऐसे सर्कुलर ऐसे पत्तियों वाला और ऐसे फ्लावर्स का डेकोरेशन किया हुआ था. एंड हॉली इन द विंडोज, और विंडोज में उन्होंने एक वाइड डेकोरेशन. विंडो यहाँ पे हॉली का मतलब भी एक तरह की घास, एक तरह का श्रब यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए, वहां पर भी उसी के लिए यूज है. वो उन्होंने विंडो में ऐसे फ्लावर वाला होता है, जैसे हमारे यहाँ फ्लावर का डेकोरेशन होता है, वाइल्ड प्लांट्स का डेकोरेशन होता है, उसी तरह से उन्होंने अपने सारे हाउसेस में डेकोरेशन क्रिसमस का किया हुआ था, रीथ एंड हॉली. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, और ग्रोसरी स्टोर के बाहर ढेर सारे हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वो लगाए हुए थे. एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड द cornucopias of shiny transparent paper were strung. और विंडो stacked, and in the window the candy peppermint stick, यानी जो पेपर कैंडी होती है, कैंडी स्टिक्स होती हैं, वो विंडो के बाहर शॉप्स का डिस्क्रिप्शन किया है. शॉप के बाहर क्रिसमस ट्री लगाए हुए हैं, और विंडो में जो मार्केट है, मार्केट की ग्रोसरी स्टोर में क्रिसमस के ट्री लगे हुए हैं, और मार्केट की जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनकी विंडोज पे उन्होंने कैंडी के पेपरमेंट स्टिक्स चिपकाए हुए हैं, और उसमें शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर की कटिंग से उसको अच्छे से डिस्क्राइब किए, मतलब अच्छे से डिजाइन किया हुआ है. कैन यू विजुअलाइज? भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. यस मैम. यस एक मैम. मिनट, बस एक वर्ड और चेक करना है, कॉर्नोकोपियास. ये वर्ड याद रखना बहुत मुश्किल है, तो एज लॉन्ग एज यू रिमेम्बर इट. कुछ नहीं है इसमें भी, फ्रूट्स एंड कॉर्न है. ओके,
तो इस पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन का मतलब है फ्लावर्स एंड फूड्स का डेकोरेशन है ऑल द वे विंडोज में, ग्रोसरी स्टोर में और हाउसेस में, और एट द सेम टाइम क्रिसमस के ट्री से डेकोरेट किया हुआ है. इजी. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. और पूरी की पूरी जो वहां पर एयर है वो क्रिसमस की तरह महक रही है ऑब्वियसली बिकॉज फ्लावर्स का डेकोरेशन है, साथ में फ्रूट का डेकोरेशन है, और वहां पर जो लाइट है वो भी ऐसे शाइन कर रही है बिकॉज डिफरेंट कलर के जो पॉलिथीन पन्नी है जो डेकोरेशन के लिए जैसे बर्थडे में यूज होती है तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है बिकॉज स्नो भी पूरे ग्राउंड पे स्नो है और लाइट्स हैं तो डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्नो पर. बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. पेगी ने क्या बोला यहाँ पर भी, फिर उसने रेफरेंस के लिए बॉय ही लिया है मैडी के लिए. इससे ये लगता है कि वो हमें एक्चुअली पसंद करती है. इट शोज शी गॉट अवर लेटर and this is her way of saying that everything is all right. इससे ये पता चलता है कि उसको हमारा लेटर मिला और ये उसका तरीका है ये बात कहने का कि सारी बात मतलब अब सब कुछ ठीक है उनके बीच में, वो नाराज नहीं है. एंड दैट्स दैट. और बस इतना ही. आई होप सो. मैडी ने भी ऐसा ही बोला सैडली, थोड़ा दुखी होकर के. She felt sad because she knew that she would never see the little tight-lipped polished girl again. और वो इसलिए sad थी क्योंकि उसको लग रहा था कि आगे मैं वांडा को अब कभी देख नहीं पाऊंगी and could not ever really make things right between them. और अब चूंकि वो सामने नहीं है तो सब चीजें ठीक हो गई है बट एक्चुअली सब कुछ पहले जैसा या बहुत अच्छा जो हो सकता है वो सब कुछ उस तरह से ठीक नहीं हो पाएगा. She went Excuse me, home. मैम. हाँ बेटा मैम मैं 2 मिनट्स के एक्सक्यूज हो सकती हूँ प्लीज. ठीक है. She went home. She pinned her drawing over the torn place in the pink flowered wallpaper. उसके घर में वॉलपेपर में कहीं थोड़ा फटा होगा, ड्राइंग को ले जाकर के वहीं पर उसने पिन कर दिया उसके ऊपर. ठीक है. In the bedroom में the shabby का मतलब अगेन पुराना रूम came alive. अचानक से ऐसा लगा जैसे इतना कलरफुल लाइट भर गया उस रूम के अंदर from the brilliancy of the colors. क्योंकि इतने प्यारे कलर यूज किए थे ड्राइंग में कि उसका इतनी उसने पूरे कमरे को ही बहुत ब्राइट कर दिया. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. वो अपने बेड पर बैठ गई और ड्राइंग की तरफ देखने लगी. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. वो हमेशा बस खड़ी रहती थी और उसने कभी भी उसके फेवर में नहीं बोला जब पेगी उसे चिढ़ाती थी. बट वांडा हमेशा ही उसके लिए नाइस थी, यानी उसने कभी भी मैडी को हेट नहीं किया. Tears blurred her eyes. आंखों से जब पानी आता है तो आंखें धुंधली हो जाती हैं. Can you imagine? रोते वक्त ऐसा लगता है ना 1 मिनट के लिए कि दिख नहीं रहा, तो वही हो रहा था. आंखों से आंसू निकल रहे थे which blurred her and she gazed for a long time at that picture. बहुत लंबे टाइम तक वो पिक्चर की तरफ देखती रही ड्राइंग के. Then hastily she rubbed her eyes. फिर जल्दी से उसने रब किया, कुछ उसको नजर आ गया तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे and studied it intently. और ध्यान से उस ड्राइंग को उसने और अच्छे से स्टडी किया कि क्या है इस ड्राइंग में. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. कलर ही इतने ज्यादा ब्राइट और अच्छे थे कि स्कार्सली मतलब उसने मुश्किल से ही नोटिस किया होगा कि किस तरह का फेस बनाया हुआ है बिकॉज ड्राइंग में केवल ड्रेस नहीं थी, पूरी बॉडी बनी हुई थी. बट इट लुक्ड लाइक हर. जब उसने ध्यान से देखा बहुत मुश्किल से उसको समझ में आया कि फेस किस तरह का है और किस तरह का ड्राइंग बना हुआ है जिसने वो ड्रेस पहना हुआ है. तब उसको ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मेरे जैसी लड़की लग रही है जिसने ये ड्रेस पहना है, मैडी. इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. फिर उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे ही मुंह के जैसा है. वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ. बोला ये वांडा की ड्राइंग में जो लड़की बनी वो मेरे जैसी क्यों है. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्योंकि एक्चुअली वांडा ने वो उसके लिए ही बनाया था. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेगी. फिर इतना सोच करके वो एक्साइटेड हो गई और फिर वो पेगी के घर पहुंच गई. पेग she said. फिर उसने बोला लेट मी सी योर पिक्चर. मुझे तुम अपनी ड्राइंग दिखाना. व्हाट्स द मैटर. फिर पूछा पेगी ने क्या बात हो गई. she clattered up to her room. और वो जल्दी जल्दी चढ़ करके उसके रूम पहुंच गए. ठीक है. where Wanda's drawing was lying face down on the bed. इस पे जो face down का मतलब उल्टी रखी हुई थी.
जहां पर बेड पे गए वो जल्दी से बेडरूम में, जहां पर जो वांडा की ड्राइंग थी वो उल्टी रखी हुई थी. मैडी केयरफुली रेज्ड इट, उसने जल्दी से उसको उठाया. लुक शी ड्रू यू, ये इसमें देखो, इसमें जो चेहरा बना है वो तुम्हारा है. दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, और वो खुश हो गई. एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और ऐसा उसमें देख के लगा कि उस पिक्चर में जो लड़की बनी थी वो एक्चुअली किसके जैसी थी? पेगी. Aggie. पेगी के जैसी. वांडा क्या उनसे एक्चुअली नाराज थी? नो, एक्चुअली वो लाइक मतलब उनको पसंद थे. करेक्ट. वांडा को वो दोनों मतलब फ्रेंड मानना चाहते थे. मैं क्या यस. बोल रहा हूँ. फिर क्या है? What did I say? मैंने What did I say? Said Peggy. She must have really liked us anyway. मैंने क्या कहा था? Peggy ने बोला कि वो हमें सच में पसंद करती होगी. Yes, she must have agreed Maddie. Maddie ने क्या बोला? तुम सही कह रही थी. She must have liked us. तो all the way जिसमें Peggy all the way down to the story, जिसमें Peggy ये बोल रही है कि हमने पूरी तरह उसको मॉक नहीं करा. I did not mean to. I was not that mean. At the end it was like she was kind of right, because although उसने जो उसका नाम लिया, उसको टीज किया, वो उसने गलत किया, but वो उसने unknowingly किया. इसीलिए Wanda was liking both of them, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda. और जितने भी बार में yes she must have agreed Maddie, ऐसा मैडी ने बोला कि हाँ तुम सही कह रही हो. and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda. और इस बात से ही जितनी बार भी उसको वांडा को सोच करके रोना आता, और जब भी वो कभी खड़ी हो जाती धूप में, जब भी उसको लगता कि नहीं अब वो रोने वाली है वांडा का थॉट लेकर के, तो ये वाला थॉट कि वो उसे पसंद करती थी, उससे उसके जो आंसू हैं वो रुक जाते थे. समझ गए? Looking stolidly over the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, "Sure, 100 of them all lined up." ये बात जब वो and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, "Sure, 100 of them all lined up." ये पूरा एक ही सेंटेंस है. इसका मतलब ये है कि जब भी उसके दिमाग में ये थॉट आता था कि नहीं वांडा को सोच करके वो रो सकती है, जब भी वो खड़े होकर के उन गर्ल्स को हंसते हुए देखती थी, तो मैडी खुश हो जाती थी ये बात को सोच करके कि उसने ड्रॉ किया था वांडा ने उन लोगों को, एंड देन शी लाइक्ड देम. समझ आ गया? मैं क्योंकि कहीं भी कोई एंडिंग नहीं है, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड टू एंड. ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकते. The sunny spot is the same spot जहां पर वो उसे चिढ़ाते थे, जहां पर लड़कियां वो खेल रही थी ये वाला ब्लॉक्स वाला गेम. क्या नाम था इसका? क्या नाम है? हॉप स्कॉच. Hopscotch. जब भी वो वहां खड़े होकर के कुछ बंच ऑफ गर्ल्स को देखती थी, वो आपस में बात कर रहे थे, और जब उसको रोना आ जाता वांडा के बारे में सोच करके, then she thought this that she liked them, और वो उसके जो आंसू हैं वो बंद हो जाते थे. तो भाई अब कर लेते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 बताना शुरू करो. Why do you think Wanda's family moved to different city? Ma'am, yeah. Hmm. Ma'am, Wanda and her family was highly discriminated due to their foreign personality. Their surname was found curious and unusual by the country people, and they were mocked and being fun at. That's why they were offended and moved to a different city to get better treatment. Okay. Anyone else? कोई और क्वेश्चन बताएगा? अरे भाई कोई और बताएगा?
आंसर इसका मैम कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट। मैम क्वेश्चन क्वेश्चन का में मतलब ये है कि वांडा उसके फादर्स की फैमिली क्यों छोड़ करके चले गए? मैम क्योंकि उसके क्लास में। इंग्लिश। ओके मैम। मैम बिकॉज हर क्लासमेट टीच्ड हर a lot because they made पहले का her आंसर तो funny name. ठीक है, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ देयर पॉलिश ओरिजिन, पहली चीज तो ये है, ठीक है। वांडा वाज एन पॉलिश गर्ल इन एन अमेरिकन स्कूल, है ना। मैम कैन आई ट्राई? पहला रीजन तो ये हो गया कि वांडा वाज मेड फन ऑफ हर नेम। मैम कैन आई ट्राई? हाँ हाँ, बताओ बताओ, पॉइंट से Uh, बताना है। ma'am, एक there were पॉइंट हम seeds. ऑलरेडी Yes, एक ma'am. First नहीं नहीं, एक point, पॉइंट हम ऑलरेडी जान चुके हैं, दैट वांडा वाज मॉक्ड फॉर हर। ma'am, for her surname and for her blue dress. हाँ ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि वांडा जो है, शी वाज मॉक्ड फॉर हर सरनेम And her blue dress. एंड पॉलिश एक्सेंट, करेक्ट। फिर सेकंड है शी वाज मैम मॉक्ड अगर वो लोग पुअर थे तो फिर उन लोगों ने और बिग सिटी में शिफ्ट होने कैसे अफोर्ड कर लिया? लॉजिकल कुछ मत पूछो। क्यों इतने लोग इंडिया में गरीब हैं, क्या वो दूसरी सिटी माइग्रेट होके नहीं जाते, एक जगह हम रहते तो हैं? स्लम्स में रहते हैं। तो वहीं पर अगली जगह भी जाएंगे, बट वहां पे फनी लोग बहुत ज्यादा है ना। प्रॉब्लम इज नॉट, मतलब द सोल्यूशन इज नॉट बीइंग रिच, द सोल्यूशन इज लिविंग विद डिफरेंट गुड पीपल। शी वाज, क्या है, शी वाज, मैं खुद नहीं पढ़ पा रही। शी वाज मॉक्ड फॉर, फर्स्ट पॉइंट है शी वाज मॉक्ड फॉर हर सरनेम एंड पॉलिश एक्सेंट। सेकंड है शी वाज मॉक्ड फॉर वियरिंग सेम shabby या shame wearing same faded blue dress every day। ये दूसरा है कि हर रोज वो वही फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, इसके लिए भी मॉक किया जाता था उसको। इसके पहले इंट्रो लाइन में ये देखना है, बिकॉज दे वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिश ओरिजिन। तो प्रत्युष ने फर्स्ट लाइन बोली कि व्हाई डू यू थिंक में स्टार्ट करेंगे, वांडास फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी बिकॉज दे वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिश ओरिजिन। फिर फर्स्ट पॉइंट में लिखना है शी वाज मॉक्ड फॉर हर सरनेम। सेकंड, ये प्रूफ दे रहे हो, समझो, पहला आर्ग्यूमेंट दिया है। मूव तो वो इसलिए कर गए क्योंकि उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, बिकॉज ऑफ देयर सरनेम्स एंड बिकॉज ऑफ हर ओरिजिन। लेकिन उसका प्रूफ क्या है कि वांडा को उसके सरनेम के लिए और उसके एक्सेंट के लिए भी किया जाता था, मॉक किया जाता था। दूसरा है शी वाज मॉक्ड फॉर वियरिंग सेम फेडेड ब्लू ड्रेस, ठीक है। डू यू थिंक, बिकॉज एक लाइन इसमें लास्ट क्लास में ये थी पेट्रॉन्स की, व्हाट काइंड ऑफ सरनेम इज दैट, ठीक है, ऑल्दो पेग ने नहीं बोला वो, बट दैट वाज आल्सो अ लाइन। ये दोनों हो गए। फिर डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? Probably, ma'am, क्योंकि उसके लेटर में भी she says that the new teacher and the new school cannot equalize to what she had here, and also since they moved with the perspective that they would not face any discrimination in the big city, the major differences for their family would have been that they would have to accommodate with a new lifestyle, but in turn they wouldn't face as much Yeah. of discrimination. डू यू थिंक में हमें अपना वो देना है बेस्ट रैशनल आर्ग्यूमेंट, तो डू यू थिंक में ये होगा कि यस, लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देम, देयर वुड बी सम चैलेंजेस फॉर देम टू एडजस्ट बिकॉज इट विल बी अ न्यू प्लेस फॉर देम, बट एट द सेम टाइम वांडा's फादर हैड मेड श्योर दैट दे आर अमंग द राइट पीपल। उसने बोला ना, बिकॉज दैट सिटी इज हैविंग अ लॉट ऑफ फनी सरनेम, ठीक है। इस तरह की चीजें यूज करने में आंसर आता है। एट द सेम टाइम वांडा सीम्स टू बी एंजॉयिंग हर न्यू लाइफ, दो शी says her new teacher is not the same as her old teachers. Yeah, she is missing this life, but
इसको मिला जुला करके आंसर को लिखना है, समझ गए? तो देयर आर, डू यू थिंक द लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर द फैमिली? तो आंसर यस से शुरू करना है. यस, वी थिंक दैट द लाइफ in the new city is going to be different for Vanda's family. But Vanda's father has made sure that they are among the right people. Vanda seems to enjoy her new life. At the same time, she is missing her old school friends and teacher. कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है, समझ आ गया किस तरह से लिखना है? हाँ उरुश्रुति. मैम हम इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं ना कि she was discriminated because she was living in Bogan Heights. Yeah, that also you can do. Okay. Third point ये भी लिख सकते हो, because she was living in Bogan Heights, which area, the area where the rich and famous people were not used to live, है ना? Ordinary poor people used to live in that area. भी reason है कि she was not liked by others because she was poor. Third point इसमें ये हो जाएगा because she was poor. उसके financial status के जो कि in a way, हाँ ये लिख लो. Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? I'm 8 minutes. Ma'am, the answer to the second question should be yes, ma'am. No. Ma'am, how can I? Ma'am, if someone is doing something wrong to you, like teasing you or something else, you shouldn't be quiet. It only encourages the other person to do more. इसके लिए एक बहुत अच्छा कोट है, वो लिख लो. जो लोग नहीं बना रहे नोट्स वो बाद में रोएंगे, मेरे से मत पूछना. कोट है evil prevails, यानी बुराई टिकती है. Evil prevails when the good do nothing. समझ गए? हिंदी में इसका मतलब है किसी दुष्ट के Evil prevails when you do 100 nothing. पापों से, यानी किसी बुरे आदमी के 100 सिन से भी बुरी है किसी अच्छे आदमी की चुप्पी. चुप रहना, समझ गए? इफ यू आर, जैसे कर्ण के रेफरेंस में भी सेम चीज बोली जाती है, बिकॉज ही वाज साइलेंट जब द्रौपदी वाज बीइंग डिसरोब्ड. तो सेम चीज, ये बहुत बड़ी लर्निंग है. क्या लर्निंग है? दैट कोई गलत आदमी 100 गलत काम करे उससे भी बुरा है सही आदमी का चुप रहना. तो इविल प्रिवेल्स, प्रिवेल्स का मतलब बुराई छा जाती है, टिक जाती है. व्हेन गुड डू नथिंग, जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते. ये एकदम सही एग्जाम्पल है इसको आंसर को वो करने के लिए. पैगी की टीजिंग से भी ज्यादा बुरी थी मैडी की साइलेंस. बिकॉज पैगी वॉज डूइंग इट अननोइंगली. शी वॉज नॉट नोइंग दैट शी इज हर्टिंग वांडा, बट मैडी हैड रियलाइज्ड इट, एंड उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली. समझ गए? क्या आंसर होगा इसका? किसको समझ आ गया? हाँ, मैं तो आंसर दिया तो मैम, सही तो फिर. हाँ सही आंसर था, बट मैं बता रही हूँ कि मोर बेटर आर्टिकुलेशन वुड बी लाइक दिस. तो स्टार्ट कहाँ से करना है? यस, मैम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं. मैम कैसे? 1 मिनट. यस, Like yes, yes evil words. prevails when good Yes. do nothing. अरे यस से शुरुआत करनी है. यस, Maddie's silence was as bad as Peggy's teasing, or even more, because evil prevails when good do nothing. कोट्स में लिखना और आगे रियलाइज करना that Peggy was teased because Peggy was teasing Wanda unknowingly. She did not know that she was hurting him, but Wanda, in spite of knowing that, she's remained silent. Oh, ठीक है? तो हम इसमें ये पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि द onlooker to a crime is just as part of a crime if he does nothing. समझी नहीं, फिर से बोलो. And the person who witnesses a crime is just as part of the crime as a criminal. हाँ, if that ये भी चल he जाएगा. does
ये भी चल जाएगा, इसका इस तरह का कोई भी कोड चल जाएगा जिसका यही मतलब है। तुम और भी अच्छे कैची कोड्स या कैची लाइंस कर सकते हो गूगल, बट मतलब उसका वही होना चाहिए कि किसी अच्छे इंसान की कुछ ना करना इज इक्वली हार्मफुल। समझ गए? किसी किसी इंसान का अगर कोई बुरा करता है तो उसके इक्वली हार्मफुल माना जाता है वो इंसान जो उस बुराई को देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, स्पेशली व्हेन शी हैज द कैपेबिलिटी और ही हैज द कैपेबिलिटी टू स्टॉप इट। ठीक है। थर्ड है, Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. What led Peggy to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ। मैम फर्स्ट पार्ट का बता रहा हूँ मैम. Peggy believed that Wanda was dumb because Wanda was very quiet and didn't actually reveal her personality. Yeah. She stayed in the back of the class and kept quiet and never revealed her intellectual capability. Correct. इसका आधा आंसर तो ये है, देखो स्टार्टिंग तो यही से करना है। Peggy thought that Wanda was too dumb because most of the time Wanda remained silent. She did not respond to Peggy's bad behavior. Correct? When Peggy was mocking her, she did not respond. All she answered in one simple sentence, that I have 100 of them. In spite of her teasing her again and again, she did not respond in a bad way. This made Peggy thought that she was too dumb to even understand that they were making fun of her. समझ गए? Peggy चिढ़ा रही थी, but Peggy used to say so politely ना. And Wanda used to reply. उसने कभी लड़ाई नहीं किया, और the same reply every day, in spite of being asked the same question every day. Getting my point? You can start this. I mean, you can write this. That Peggy thought that Wanda was too dumb to understand that she was being mocked because she was quiet and underconfident for most of the time. समझ गए? Because के बाद लिखना है she was quiet and underconfident for most of the time. Whenever she was asked about the 100, she was asked the question about dresses, or about how many dresses did she had. फिर से बोल रही हूँ. Peggy thought that Wanda was too dumb to even Wanda was too dumb to understand. Yeah, Wanda was too dumb to understand that she was being mocked because she stood silent and underconfident for most of the time. Whenever she was asked about the dresses, her reply used to be calm and emotionless. तो हम मोशनलेस की जगह स्टॉलिड यूज कर सकते हैं. टॉयलेट भी कर सकते हो, बट इतना बड़ा वर्ड अगर याद रहे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है. स्टॉलिड का मतलब भी इमोशनलेस ही होता है, ये भी कर सकते हो. तो whenever she was asked about the question of dresses, her response was same. Yeah, she gave same cold response. ये भी कर सकते हो. She gave the same cold response. तो वो easy word है सबसे ज्यादा. She gave the same cold response every time. ठीक है. This made Peggy thought. ठीक है. This made Peggy think
that she was too dumb to understand that they were teasing her. अगर किसी को थोड़ा और बड़ा करना है तो हल्का सा ये भी कर सकते थे कि she was wearing the same faded blue dress every day, correct? Even after that, whenever she was asked about the dresses questions, she always said she was having 100. समझ गए? Only a dumb would do that, correct? At least Peggy thought so कि अगर उसके पास इतनी सारी हैं तो हर रोज एक क्यों पहन के आती है, तो अगर ये 6 मार्कर में आता है तो इतना और बढ़ा सकते हैं उसमें कंटेंट, समझ गए? ये और प्रूफ करने के लिए कि क्यों पेगी को लगा, बिकॉज द होल पॉइंट पेगी थॉट शी वाज डम यही है ना वो, बिकॉज शी वाज टीजिंग हर एवरी डे शी वाज गेटिंग द सेम आंसर कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं, और बल्कि वो सेम वही ओल्ड शेबी क्लीन फेडेड ब्लू ड्रेस रोज पहनकर आती थी, तो विच मेड इट मतलब विच everybody मतलब it was clear for everyone ना that she does not have any other dress, but the same thing she is not understanding that everyone knows कि उसके पास एक ही ड्रेस है, तो इस वजह से पेगी को लगा कि वो इतनी डम है कि हर क्वेश्चन हर रोज पूछ रहे हैं फिर भी एक ही जवाब दे रही है कि मेरे पास 100 ड्रेस है। ठीक है, लिख लिया? ये एक्स्ट्रा के लिए, वैसे इतना लंबा आएगा नहीं, बट अगर इन केस इफ इट कम्स तो उतना पूरा कहानी जोड़ सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मैं अपने थॉट पर्सपेक्टिव से लिखने होंगे। अब वैसे क्वेश्चन आने बंद हो गए जिनका रटा रटाया आंसर दिया जा सके, समझ गए? व्हाट डू यू थिंक, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, या फिर कोट्स पे आएंगे, कैसा कुछ कोट दिया होगा और उसे प्रूव करना होगा। अगला है B. Look how she can draw. What led Peggy to believe that Wanda was dumb? तो कर लिया. Did she change her opinion later? Yes. Yes, she changed her opinion because after the drawing contest, after Wanda won the drawing contest, Peggy realized Wanda's caliber. Yeah, Peggy realized Wanda's talent. She was a quiet girl, but not stupid. Because Peggy thought that she could draw better. So when she actually lost that competition, she realized that Wanda was very talented. हो गया? Yes, Peggy changed her opinion because after Wanda won the drawing contest, Peggy realized her talent. Peggy thought that she could draw better, but she was proved wrong. Wanda was quiet but not stupid. कर लिया? No, ma'am. Yes. Okay. So fourth question is no ma'am किसने बोला था? मैंने अभी लिख रहा हूँ। ओके, जब फिर कर लेना तो बताना। क्वेश्चन ये थोड़े ट्रिकी हैं यार। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो ट्रिकी. Why did she have to think hard to do so? बताओ। पहला तो ठीक है. What important decision did Maddie make? That she will never stand aside and not stand up for those who are getting bullied. Correct. The important decision that Maddie made, that from
now onwards, या पहले ही ऐड कर लो, once the Wanda left the important decisions, क्योंकि वांडा के छोड़ने के बाद की बात है, तो once the Wanda left the town, Maddie made an important decision. Once the Wanda left the town, Maddie made an important decision that from now on she would not bow down before the bullies. Bow down का मतलब झुकना. She would not bow down before the bullies. कभी आगे से वो bullies के आगे नहीं झुकेगी. If she finds anybody mocking anyone because of their surnames, dresses, because of their funny names, dresses or other things, she would take a stand. इतना ही है, ठीक है? So once Wanda left the town, Maddie made an important decision that she will not bow down before bullies. From now on, she would not bow down before bullies. If she finds anyone, if she finds anyone making fun of a person because of their names or clothes, she would take a stand against them. Even if it meant breaking a friendship with them. Why did she have to think hard to do so? अगले वाले में इसको ऐड कर लेंगे. यही रीजन है. She had to think hard because she had to think hard to take such decision because for a poor girl like Maddie, this decision was not easy to make. There was a threat of being targeted. Correct? यही तो रीजन है ना. मैम इसमें एक Totally और is- रीजन ऐड कर सकते हैं कि मैडी जो थी वो मैडी वाज ओवरशैडोड बाय पेगीज. नहीं, आगे ऐड करेंगे इसको. अभी पूरा नहीं हुआ है, करेंगे. ठीक है. So she had to think hard to do so because for a poor girl like Maddie के लिए decision tough है. क्यों? Because Maddie खुद poor है. There is a high chances of her being targeted also, है कि नहीं? So she had to think hard to do so because for a poor girl like Maddie, this decision is tough as she can also be bullied for her financial status and dresses. Comma लगा के also Maddie was a lot influenced by Peggy because everyone in the school thought that Peggy did everything always correctly. Also, Maddie was under a lot of influence of Peggy because Peggy was famous and she did everything correctly. मैम ये कह सकते हैं कि she was very influenced by Peggy because everyone at school was of the adage that whatever Peggy would do would be correct. Same, but it would make your answer very long. You have to do it. अगर लंबा है तो लिखना ही है, इसीलिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया because Peggy was a famous girl and she did everything correctly. She was very famous. ठीक है. So
taking this decision would mean to, ये डिसीजन लेने का क्या मतलब होगा? Taking this decision would also mean to directly challenge Peggy. इसीलिए वांडा इतना सोच रही थी. So taking this decision would also mean to directly challenge Peggy. would की जगह might कर लो क्योंकि वो श्योर नहीं है. So taking this decision might also mean to challenge directly Peggy. हाँ समझ नहीं आया मुझे, बट इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव. मैं किसी को हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना. इसको 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है. अभी करने हैं तुम लोगों को तो मैं करा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैम नेक्स्ट में करा देना मुझे एसएससी पढ़. ठीक है मैथ्स का टेस्ट पढ़ना. ठीक है, पहले बता देते, कोई बात नहीं. तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना, क्वेश्चंस मुझे बता देना, तो आंसर मैं बता दूंगी. ठीक है मैम आप नेक्स्ट क्लास में पेपर भी डिस्कस कर सकते हो प्लीज. पिछली क्लास का. ठीक है ओके. थैंक यू मैम. बाय मैम. थैंक यू मैम. बाय. नाइस डे. अटेंडेंस दे दो भाई.